हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर्स ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें अल्कोहल्स के बाद फिनॉल्स ये भी टॉपिक हमने बच्चों फिनिश किया है। बच्चे बोलते हैं सर फिनॉल की नोट्स कहाँ पे हैं, तो वो जो अल्कोहल फिनॉल ईथर्स नाम का चैप्टर है बच्चों, उसमें ही फिनॉल्स की भी नोट्स है, तो उसमें ही आपको देखने को मिलेगा। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर्स ये पूरा चैप्टर है और तीनों टॉपिक की नोट्स आपको एक साथ ही उस चैप्टर में मैंने दी हुई है। बच्चों, फिनॉल ये टॉपिक बहुत अच्छे से हो गया अपना, नीट जे मेन के हिसाब से जो चाहिए था वो पूरा मैंने दे दिया। अब हमें आगे क्या करना है, अब एक नया टॉपिक बच्चों चालू हमें करना है। अल्कोहल फिनॉल ईथर्स इस टॉपिक का जो आखिरी वाला टॉपिक है बच्चों, ईथर्स, वो बच्चों हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो चलो स्टार्ट करते बच्चों ईथर्स। तो सबसे पहले बच्चों हम ईथर्स की डेफिनेशंस देखेंगे। ईथर्स की बच्चों अलग अलग तरह की हम क्या देखेंगे, डेफिनेशंस। तो चलो सबसे पहले ये जो ईथर्स है, तो अलग अलग तरीके से हमने ईथर्स को क्या किया बच्चों, डिफाइन किया है। तो सबसे पहली डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है पहली डेफिनेशन? समझ लो आपके पास ये हाइड्रोकार्बन है, चाहे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हो या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो, समझ लो। तो ये आपका हाइड्रोकार्बन है, ठीक है बच्चों। और इस हाइड्रोकार्बन का ये हाइड्रोजन एटम आपने समझ लो निकाल दिया। इसके जगह पे आपने OR डैश, अल्किल प्लस ऑक्सीजन, जिसको हम बोलते हैं अल्कोक्सी ग्रुप, अल्किल और ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं अल्कोक्सी ग्रुप, है ना। R डैश ये अल्किल ग्रुप है, इट में भी है ना, R के जैसा हो सकता है, R से अलग भी हो सकता है। तो जैसे अब हाइड्रोकार्बन का ये हाइड्रोजन एटम इस अल्कोक्सी ग्रुप से बच्चों रिप्लेस करता है, तो आपको एक नया ही कंपाउंड मिलता है, हैविंग फार्मूला R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ईथर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। या फिर आप ये हाइड्रोकार्बन लो और इस हाइड्रोकार्बन का ये हाइड्रोजन एटम आप निकाल लो और उसके जगह पे ये अरिल प्लस ऑक्सीजन, अरिलॉक्सी ग्रुप रख दो, अरिलॉक्सी ग्रुप, तो आपको ये कंपाउंड मिलता है ROAR। तो यहाँ पे भी बच्चों आपको क्या मिलता है, ईथर। इसका मतलब यदि मैं हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन एटम अल्कोक्सी या अरिलॉक्सी ग्रुप से बच्चों मैं रिप्लेस करता हूँ, तो मुझे क्या मिलते हैं, ईथर्स। यदि मैं हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन एटम अल्कोक्सी या अरिलॉक्सी ग्रुप से मैं रिप्लेस करता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, ईथर्स। और इसीलिए हम ईथर्स को क्या बोलते हैं कि ईथर्स आर कंसिडर्ड एज द अल्कोक्सी और अरिलॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। बच्चों पहली डेफिनेशन ध्यान में रखना कि ईथर्स आर कंसिडर्ड एज द अल्कोक्सी और अरिलॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। यानी ईथर्स ऐसे कंपाउंड्स है जिनको हम हाइड्रोकार्बन के अल्कोक्सी और अरिलॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन समझते हैं। यदि हम हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन एटम अल्कोक्सी अरिलॉक्सी ग्रुप से रिप्लेस करते हैं, तो हमें जो नया कंपाउंड मिलता है बच्चों, वो होता है ईथर। सो रिमेंबर, ईथर्स आर कंसिडर्ड एज द अल्कोक्सी और अरिलॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। कभी कभी पूछते बच्चों नीट एग्जाम में, जेमेन में, कि ईथर्स आर कंसिडर्ड एज डैश डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों आपका आंसर क्या होना चाहिए कि ईथर्स आर कंसिडर्ड एज अल्कोक्सी और अरिलॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये हो गई बच्चों हमारी पहली डेफिनेशन। तो मुझे आशा है कि ईथर्स की पहली डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। तो क्या बोलेंगे आप,
ethers are considered as alkoxy और अरिलॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन एटम अल्कोक्सी या अरिलॉक्सी ग्रुप से रिप्लेस करके वो मिलता है और इसीलिए हम इथर्स को क्या बोलते हैं? अल्कोक्सी और अरिलॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। चलो बच्चों, अब ये होगी हमारी पहली डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इथर्स की बच्चों दूसरी डेफिनेशन। अब इथर्स की दूसरी डेफिनेशन क्या है? बच्चों समझ लो आपके पास ये अल्कोहल है, बराबर, या आपने समझ लो ये फिनॉल लिया। बच्चों अभी हमारा फिनॉल फिनॉल हुआ हमारा, मालूम है आपको। समझ लो आपने अल्कोहल का OH ग्रुप का एक H एटम अल्किल ग्रुप R से रिप्लेस किया तो आपको क्या मिलेगा? R डैश रिप्लेस किया तो ROR डैश। ये आपने हाइड्रोजन की जगह पे अरिल ग्रुप रखा तो आपको क्या मिलेगा? ROAR। तो बच्चों मुझे ईथर कैसे मिल रहे हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का OH ग्रुप का एक हाइड्रोजन एटम अल्किल ग्रुप या अरिल ग्रुप से रिप्लेस करके मुझे ईथर मिल रहे हैं। तो मैं क्या बोलूँगा कि ईथर्स आर द अल्किल और अरिल डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मैं क्या बोलूँगा? ईथर्स आर अल्किल और अरिल डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्यों? क्योंकि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का OH ग्रुप का हाइड्रोजन एटम अल्किल ग्रुप या अरिल ग्रुप से रिप्लेस करके मुझे मिलता है। सो ईथर्स आर कंसिडर्ड एज अल्किल और अरिल डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब ये लीजिए फिनॉल। अब ये फिनॉल का OH ग्रुप का हाइड्रोजन एटम समझ लो हमने अल्किल ग्रुप R से या अरिल ग्रुप AR से रिप्लेस किया तो मुझे क्या मिलता है बच्चों? ये देखो C6H5OR डैश, या फिर मुझे मिलता है C6H5OAR, यानी अगेन मुझे क्या मिलता है? ईथर। तो फिनॉल का OH ग्रुप का हाइड्रोजन एटम अल्किल अरिल ग्रुप से रिप्लेस करके मुझे ये ईथर मिलता है बच्चों। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ईथर्स आर अगेन अल्किल और अरिल डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल आल्सो। तो ये दो एग्जाम्पल देखने के बाद हमें क्या मालूम पड़ा कि यदि मैं अल्कोहल या फिनॉल का OH ग्रुप का हाइड्रोजन एटम अल्किल या अरिल ग्रुप से रिप्लेस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? ईथर मिलता है। और इसीलिए हम ईथर्स को कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? दूसरी डेफिनेशन कि ईथर्स आर कंसिडर्ड एज अल्किल और अरिल डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। ईथर्स आर कंसिडर्ड एज अल्किल और अरिल डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये होगी बच्चों हमारी दूसरी डेफिनेशन। तो दो डेफिनेशन हो गई। पहली डेफिनेशन क्या होगी हमारी कि ईथर्स आर कंसिडर्ड एज अल्कोक्सी और अरिलॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। सेकेंड डेफिनेशन क्या होगी कि ईथर्स आर कंसिडर्ड एज अल्किल और अरिल डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और फिनॉल। तो मुझे आशा है बच्चों कि आपको ये दोनों डेफिनेशन अच्छे से समझ में आएंगी और आसान है और पूछते हैं हमें नीट जेईई में। अब देखते हैं बच्चों हम ईथर्स की तीसरी डेफिनेशन। ये देखो बच्चों, ये हमारा वाटर है, ठीक है। अब वाटर के ये दोनों हाइड्रोजन एटम समझ लो मैंने निकाल दिए। पहला हाइड्रोजन भी निकाल दिया और दूसरा हाइड्रोजन एटम भी मैंने निकाल दिया। एक हाइड्रोजन के जगह पे अल्किल ग्रुप R और दूसरे हाइड्रोजन के जगह पे अल्किल ग्रुप R डैश। R और R डैश सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट अल्किल रेडिकल भी हो सकते हैं। तो मुझे क्या मिलता है बच्चों? ये फार्मूला मिलता है ROR डैश। तो मुझे क्या मिल रहा है? ईथर। तो वाटर मॉलिक्यूल के दो हाइड्रोजन एटम दो सेम और डिफरेंट अल्किल रेडिकल से रिप्लेस करके मुझे ईथर मिल रहा। सो ईथर्स आर कंसिडर्ड एज द डायल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। अच्छा, ये जो वाटर है बच्चों, तो इस वाटर के ये जो दो हाइड्रोजन एटम है, इन दो हाइड्रोजन एटम को आप दो सेम और डिफरेंट अल्किल और अरिल ग्रुप से क्या कर सकते हैं? रिप्लेस। तो ये आपको मिलेगा AROAR डैश। तो ये भी ईथर है। यानी कि बच्चों आप वाटर मॉलिक्यूल के ये दो हाइड्रोजन एटम दो सेम या डिफरेंट अल्किल या अरिल ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हो।
और आपको ईथर मिलता है। तो इस पर से हमारी एक तीसरी डेफिनेशन तैयार हो गई। क्या हो गई? ईथर्स आर कंसिडर्ड एज द डायल्किल और डायरिल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। क्या हो गई? ईथर्स आर कंसिडर्ड एज डायल्किल और डायरिल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। तो ये होगी बच्चों हमारी तीसरी डेफिनेशन। ये क्या होगी? हमारी तीसरी डेफिनेशन। अब चौथी डेफिनेशन हम देखते हैं। चौथी डेफिनेशन क्या है? आप मुझे बताओ बच्चों, ये Na2O है, इसको मैं क्या बोलता हूं? सोडियम ऑक्साइड। इसको मैं क्या बोलता हूं? सोडियम ऑक्साइड। अब ये लीजिए R2O, R2O, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? अल्किल ऑक्साइड, या बोलूंगा मैं डाई अल्किल ऑक्साइड। तो इस तरह ईथर्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द डाई अल्किल ऑक्साइड्स। जैसे सोडियम ऑक्साइड है बच्चों, दो एन के जगह पे दो अल्किल ग्रुप आ गए। जैसे मैं इसको सोडियम ऑक्साइड बोलता हूँ, वैसे मैं इसको अल्किल ऑक्साइड बोलता हूँ, या डाई अल्किल ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। तो ईथर्स आर कंसिडर्ड एज डाई अल्किल ऑक्साइड्स या सिंपली अल्किल ऑक्साइड। अब पांचवी डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। ये हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है बच्चों। इस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के हम क्या लेते हैं? दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं। अब इस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का हम क्या कैरोड कर रहे हैं? इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, यानी इन दो अल्कोहल मॉलिक्यूल में से एक H2 मॉलिक्यूल हम निकाल रहे हैं। तो ऐसा करके मुझे क्या मिलेगा? देखो, ईथर मिलेगा। अब बच्चों, जब किसी सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल में से एक H2 मॉलिक्यूल निकल जाता है, मतलब उस सब्सटेंस का क्या हो रहा? इंटरमॉलिक्यूलर, क्या हो रहा? इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हो रहा। तो इसके बाद मुझे जो नया सब्सटेंस मिलता है बच्चों, मैं इस नए सब्सटेंस को मैं बोलता हूं अनहाइड्रेट ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। क्या बोलता हूं मैं इसको? अनहाइड्रेट ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। ध्यान से सुनो, सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल में से एक H2 मॉलिक्यूल जब निकल जाता है, मतलब उस सब्सटेंस का जब इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होता है, तो जो मुझे नया सब्सटेंस मिलता है, मैं उस नए सब्सटेंस को क्या बोलता हूं? अनहाइड्रेट ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। क्या बोलता हूं मैं उसको? अनहाइड्रेट ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। अब ईथर किसका अनहाइड्रेट है? तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। इसलिए मैं बच्चों क्या बोलता हूं कि ईथर्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द अनहाइड्राइड्स ऑफ monohydric alcohols. Ethers are considered as the anhydrides of monohydric alcohols. तो ये होगी बच्चों ईथर्स की पांचवी डेफिनेशन। तो इस तरह साइंटिस्ट लोगों ने ईथर्स को अलग अलग तरह से बच्चों डिफाइन किया है, और सब आसान डेफिनेशन है। तो देखो, सबसे पहली डेफिनेशन देखो कि ईथर्स आर कंसिडर्ड एज द अल्किल और अल्कोक्सी और रिलॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। दूसरी डेफिनेशन हमने देखो क्या बताई कि ईथर्स आर कंसिडर्ड एज अल्किल और अरिल डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और फिनॉल। ईथर्स आर कंसिडर्ड एज अल्किल और अरिल डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और फिनॉल। फिर हमने इसकी डेफिनेशन क्या देखी थी? हमने ये भी डेफिनेशन देखी कि ईथर्स आर कंसिडर्ड एज द डायल्किल और डायरिल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। मींस ईथर्स आर द ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर एंड विच आर कंसिडर्ड एज द डायल्किल और डायरिल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। ईथर्स को हम वाटर के ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स क्यों बोलते हैं? वाटर देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई कार्बन नहीं, और ईथर में कार्बन है, इसलिए ईथर वाटर का ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स हो गया, जिसको हम बोलते हैं डायल्किल और डायरिल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। डायल्किल और diaryl derivatives of water. Ethers are also considered as dialkyl oxide, and ethers are also considered as the anhydrides of monohydric alcohols. Ethers are also considered as the anhydrides of monohydric alcohols. तो ये हो गया बच्चों इसके बारे में पूरा। तो मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आया है। चलो अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। अब अगला टॉपिक क्या देखते हैं? चलो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो ये सब बच्चों हमारा हो गया। अब देखते हैं ये पहली लाइन कि द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर्स इज COC लिंकेज, ईथर लिंकेज। देखो बच्चों, ईथर जो होते हैं तो ईथर्स में जो फंक्शनल ग्रुप है इनका वो समझा जाता है COC लिंकेज। वो क्या समझा जाता है?
COC लिंकेज। अब जैसे ये लीजिए, आपको मालूम है बेसिक में अपना हुआ है, ये डाइमिथिल ईथर लीजिए बच्चों, बराबर है, ये डाइमिथिल ईथर है। और डाइमिथिल ईथर में देखिए ये जो कंपाउंड है ये हमारा COC लिंकेज है। और इस COC लिंकेज को हम क्या बोलते हैं? इथेरियल लिंकेज बोलते हैं, बरोबर। COC लिंकेज में ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? इथेरियल ऑक्सीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? इथेरियल ऑक्सीजन बोलते हैं। तो इस तरह ईथर का जो फंक्शन ग्रुप है बच्चों, वो है COC लिंकेज, जिसको हम बोलते हैं इथेरियल लिंकेज। ईथर का ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, जिसके पास 2 लोन पेयर रहती है अपनी खुद की और 2 सिंगल बॉन्ड वो फॉर्म करता है, इस ईथर को हम बोलते हैं इथेरियल ऑक्सीजन। और ये इथेरियल ऑक्सीजन इनर्ट इन नेचर रहता है। ये CO बॉन्ड ईथर के बहुत स्ट्रांग रहते हैं, जल्दी ब्रेक नहीं होते, इसीलिए ईथर्स जनरली रूम टेम्परेचर पर किसी के साथ इजीली रिएक्ट नहीं होते, एंड दैट्स व्हाई ईथर्स आर इनर्ट इन नेचर। और इसी वजह से ईथर्स को बहुत सारे रिएक्शंस में एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है टू कैरी आउट द रिएक्शन, क्योंकि वो रिएक्शन कैरी आउट करने में, इनर्ट मीडियम प्रोवाइड करने में मदद करता है, लेकिन खुद उस रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। तो दैट्स व्हाई ईथर्स आर यूज एज सॉल्वेंट्स इन मेनी रिएक्शन। आगे देखते हैं बच्चों क्या बोला है, आगे क्या बोला है इन्होंने वो भी देख लेते हैं। द जनरल फार्मूला of aliphatic ethers is CnH2n plus 2O, where small n is the number of carbon atom and n may be equal to 2, 3, 4, 5 etc. देखो सबसे छोटा मेंबर कौन है? डायमिथिल ईथर, उसमें भी 2 कार्बन है। तो ईथर का जनरल फार्मूला होता है CnH2n plus 2O, where small n is the number of carbon atom, n may be equal to 1, 2, 3, 4, 5 etc. Same as that of monohydric alcohol। बच्चों ये भी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे ईथर्स है बच्चों, तो इन ईथर्स का जो जनरल फार्मूला है ये है CnH2n plus 2O, where small n is the number of carbon atom। और ये फार्मूला 2 कंपाउंड का जनरल फार्मूला है, एक है ईथर्स और एक है अल्कोहल्स, एक है ईथर्स और एक है अल्कोहल्स। ईथर्स के लिए आप n की वैल्यू 2, 3, 4, 5 ऐसी रख सकते हो, और अल्कोहल्स के लिए n की वैल्यू आप 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी रख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा ऐसी रख सकते हो। ईथर के लिए n की वैल्यू इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0 और 1, और अल्कोहल के लिए n की वैल्यू इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब देखते हैं, जैसे n के जगह पे आप 2 रखिए, पुट n इज इक्वल टू 2, तो रखिए 2, क्या होगा? C2, 2 2 are 4, 4 plus 2 6, C2H6O। अब C2H6O है तो क्या होता है? अब 2 कार्बन वाला ईथर कौन है? तो ये है डायमिथिल ईथर, देखिए ये है डायमिथिल ईथर। 2 कार्बन वाला अल्कोहल कौन है? तो वो है C2H5OH, इथिल अल्कोहल है। अब देखिए बच्चों, डायमिथिल ईथर और इथिल अल्कोहल दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C2H6O, लेकिन दोनों का फंक्शन ग्रुप अलग अलग है। डायमिथिल ईथर में इथिल ऑक्सीजन है, तो इथिल अल्कोहल में OH ग्रुप है। तो ऐसे जो ईथर्स और मोनाइडिक अल्कोहल्स होते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन फंक्शन ग्रुप डिफरेंट होते हैं, ऐसे मोनाइडिक अल्कोहल और ईथर्स को हम एक दूसरे के क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स। तो हमेशा ध्यान में रखना कि ऐसे जो भी आप ईथर्स और मोनाइडिक अल्कोहल्स देखेंगे कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शन ग्रुप अर्थात अलग अलग है। ईथर में होगा इथिल लिंकेज, COC लिंकेज, और अल्कोहल में होगा OH ग्रुप। तो ऐसे ईथर्स और अल्कोहल्स एक दूसरे के क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स। सो रिमेंबर, monoidic alcohols and ethers having same molecular formula but naturally different function groups, they are the functional isomers of each other। तो चलो ये हो गया बच्चों। अब हमने ईथर्स का स्टडी क्यों करना चाहिए? इसलिए बच्चों
कि ईथर जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में इम्पोर्टेंट है, वैसे इंडस्ट्री में, मेडिकल फील्ड में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, हर जगह में ईथर बहुत उपयोगी है, उपयोगी साबित हुए हैं। अब नेचुरली हमें ईथर्स के बारे में अच्छी जानकारी रही, नेचुरल ईथर्स के बारे में हमें अच्छे से जानकारी रही, तो हम उनको प्रॉपर जगह पे यूज़ करेंगे, बराबर है कि नहीं। तो देखते क्या क्या यूज़ है। देखिए पहला यूज़, डाईइथिल ईथर was much safer anesthetic than chloroform as it is less toxic than chloroform। देखो बच्चों, जब हमारे पास कोई दूसरा एनेस्थेटिक एजेंट नहीं था, है ना, तब हम कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट यूज करते थे? एक ही यूज करते थे, क्लोरोफॉर्म, है ना। जर मी बघितलं असेल की एखाद्या रुमाला आपण क्लोरोफॉर्म शिंपडलं आणि तो रुमाल नाकावर दाबून ठेवला तर तो व्यक्ति काही वेळानं बेशुद्ध होतो, अनकॉन्शियस होता है वो आदमी। तो शुरुआत के दिनों में सिर्फ क्लोरोफॉर्म ही यूज़ करते थे बच्चों एज एन एनेस्थेटिक एजेंट, लेकिन क्लोरोफॉर्म के बाद में ड्रॉबैक्स ध्यान में आने लगे। जैसे क्लोरोफॉर्म देने के बाद जब आदमी अनकॉन्शियस हो जाता था और बाद में कुछ देर बाद कॉन्शियस में आता था, जब वो शुद्धि पे आता था तो उसको वोमिटिंग होती थी, है ना। बहुत बार क्लोरोफॉर्म देने के बाद कुछ लोगों को हार्ट में मसल पेन होती थी, कुछ लोगों को बहुत पसीना आता था। और सबसे डेंजर बात, क्लोरोफॉर्म यदि एयर के कांटेक्ट में आ गया तो उसका एयर ऑक्सीडेशन होकर फॉस्जिन नाम का एक पॉइजनस गैस तैयार होता है। और ऐसा पॉइजनस फॉस्जिन गैस वाला क्लोरोफॉर्म यदि हमने किसको व्यक्ति को दिया, वो तो व्यक्ति मर ही जाता है। तो क्लोरोफॉर्म के ये प्रॉब्लम देखने के बाद उसके बाद हम डाईइथिल ईथर को बच्चों यूज़ करने लगे एज एन एनेस्थेटिक एजेंट। क्लोरोफॉर्म की तुलना में डाईइथिल ईथर बहुत ही सेफ है यूज करने के लिए। आगे देखते बच्चों, ईथर इज मोर सोल्यूबल इन फैटी एसिड एज कंपेयर टू वाटर एंड हेंस अफेक्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्विकली। क्लोरोफॉर्म की तुलना में ईथर होलाटाइल है, ये सेंट्रल नर्वस जो सिस्टम है उसमें जो फैटी एसिड है उसमें जल्दी घुल मिल जाता है डाईइथिल ईथर। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसकी क्विक एक्शन होती है क्लोरोफॉर्म की तुलना में। जैसे क्लोरोफॉर्म देने के बाद आदमी जल्दी अनकॉन्शियस नहीं होता, लेकिन डाईइथिल देने के बाद बहुत जल्दी अनकॉन्शियस हो जाता है, तो डॉक्टर अपनी सर्जरी जल्दी चालू कर सकते हैं और सेफ भी है। तो रिमेंबर, डाईइथिल ईथर इज मोर soluble in fatty acid as compared to water and hence affects nervous system quickly. Anisole, a pleasant smelling aromatic ether, is used in perfumery। बच्चों एनिसोल का फार्मूला क्या है? एनिसोल का फार्मूला ये है बच्चों, ये देखो, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पर इधर OCH3 ग्रुप है, तो इसको हम एनिसोल बोलते हैं बच्चों। यानी कि मिथिल फिनिल ईथर को ही हम क्या बोलते हैं? एनिसोल। और एनिसोल एक प्लीजेंट स्मेलिंग एरोमेटिक ईथर है, इसको परफ्यूम्स में भी यूज़ किया जाता है। तो ये हो गए कुछ डाईइथिल ईथर के यूजेस। अब आगे देखते हैं बच्चों क्या है। एज इट इज होलाटाइल, as ether is volatile, it is easy to administer। ईथर है होलाटाइल है बच्चों, जल्दी वेपोराइज होता है। होलाटाइल लिक्विड किसको बोलते हैं? जो जल्दी वेपोराइज होता है। जैसे पेट्रोल कितना जल्दी वेपोराइज होता है बच्चों, है ना, इसलिए बंद रखना पड़ता है पेट्रोल की कैन। तो होलाटाइल है, तो इसको पेशेंट इजीली इनहेल कर सकता है, इजीली वेपोराइज होने के कारण, तो इसके एक्शन भी जल्दी होते हैं। तो इट इज ईजी टू एडमिनिस्टर। फ्रॉम 1842 it was used as surgical anesthetic for over 100 years। It also causes vomiting after regaining the consciousness। तो बच्चों 1842 के बाद में हमने क्लोरोफॉर्म एज एन एनेस्थेटिक एजेंट यूज़ करना छोड़ ही दिया। उसके जगह पे हम डाईइथिल ईथर यूज़ करने लगे, क्योंकि यूज़ करने में ज़्यादा सेफ है, इसकी एक्शन बहुत जल्दी होती है और एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए भी आसान है होलाटाइल होने के कारण। लेकिन इसका भी प्रॉब्लम है, जब पेशेंट अनकॉन्शियस है, जब वो बाद में थोड़ी देर बाद कॉन्शियस होने लगता है, तो उसके बाद उसको थोड़ी सी वोमिटिंग इसमें भी होती है। यानी जो क्लोरोफॉर्म का ड्रॉबैक है कि कॉन्शियस जब होता है पेशेंट, शुद्धि पे जब आता है कुछ देर बाद, तो उसको वोमिटिंग इसमें भी होती है, तो ये प्रॉब्लम है। सो इट इज़ हाईली फ्लेमेबल। डाईइथिल ईथर का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्या बच्चों? ये हाईली इन्फ्लेमेबल है। जहाँ पे आप ईथर यूज़ करते हैं वहाँ पे आप समझ लो कोई माचिस जला रहे हो या लाइटर जला रहे हो, तो ईथर कैचेस फायर वेरी इजीली, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सेवरल अदर कंपाउंड्स रिप्लेस ईथर एज एन एनेस्थेटिक। तो जैसे क्लोरोफॉर्म के ड्रॉबैक्स है बच्चों, इसी तरह इसके भी प्रॉब्लम्स है, इसके भी प्रॉब्लम्स है।
किसके प्रॉब्लम्स है? ईथर्स के। इसलिए आज मॉडर्न डेज में हम डाइथिल ईथर भी यूज नहीं करते। आजकल हम क्या करते हैं? द कंपाउंड्स लाइक नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला है NO, लाफिंग गैस भी बोलते हैं। ये गैस के कांटेक्ट में आ गया तो आदमी हंसते ही रहता है, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो, लाफिंग गैस बोलते हैं उसको। एंड हैलोथेन, हैलोथेन आपने हैलो अल्केन्स में पहली पेज पर देखा है बच्चों, जिसका फॉर्मूला क्या है? CF3CHClBr, CF3CHClBr। तो हैलोथेन, आजकल हम नाइट्रस ऑक्साइड और हैलोथेन दे आर यूज एज एनेस्थेटिक एजेंट, क्योंकि ये क्लोरोफॉर्म और डाइथिल ईथर दोनों से भी यूज करने के लिए सेफ है, इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम है, इसलिए आजकल हम ये यूज करते बच्चों। तो ये हो गया ईथर्स के यूजेस के बारे में। तो ईथर हमारे डे टू डे लाइफ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, मेडिकल फील्ड, बहुत जगह पे बच्चों ये यूजफुल है। दैट्स व्हाई वी शुड स्टडी ईथर्स। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। बच्चों आपको मालूम है कि ईथर का फॉर्मूला क्या है? R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, वेयर R and R डैश may be the same or different alkyl radicals। तो हमने क्या किया बच्चों, ईथर में ये जो ईथर का ये जो फॉर्मूला है, ईथर का ये जो फॉर्मूला है बच्चों, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, where R and R dash may be the same or different alkyl radicals। तो हमने क्या, ईथर में ये जो दो अल्किल या अरिल ग्रुप है वो सेम है कि डिफरेंट है, इसके आधार पर हमने ईथर्स का क्या किया? क्लासिफिकेशन। यदि ईथर में ये जो दो अल्किल ग्रुप है R और R डैश, यदि दोनों सेम रहते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। और यदि ये डिफरेंट रहते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं? मिक्स और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो बच्चों सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स की डेफिनेशन क्या है? सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स की डेफिनेशन क्या है? चलो देखते हैं। यहाँ पे है बच्चों, हमारे नोट्स में रेडीमेड दी हुई है, देखो। सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स क्या है बच्चों? डेफिनेशन देखिए, द ईथर्स इन विच बोथ द अल्किल और अरिल ग्रुप्स अटैच्ड टू ऑक्सीजन एटम आर सेम आर कॉल्ड एज सिंपल ईथर्स। जिन ईथर्स में ऑक्सीजन को जो दो अल्किल ग्रुप या अरिल ग्रुप अटैच है, वो दोनों अल्किल ग्रुप या अरिल ग्रुप आइडेंटिकल है, सेम है, एक जैसे है, तो ऐसे ईथर्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स। तो इन जनरल आप सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स का ऐसा फार्मूला बता सकते हैं, ROR या AROAR। देखो मैंने यहाँ पे R डैश नहीं लिखा, ROR लिखा, मतलब दोनों अल्किल ग्रुप सेम है, दोनों अल्किल ग्रुप सेम है। तो ऐसे ईथर्स बच्चों कि जिसमें ऑक्सीजन को दो अल्किल या दो अरिल ग्रुप अटैच है, वो दोनों अल्किल अरिल ग्रुप आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, तो ऐसे ईथर्स को हम क्या बोलते हैं? सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स। अब इनके कॉमन नेम हम कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? दोनों अल्किल ग्रुप सेम है तो डायल्किल ईथर या डायरिल ईथर, इस फॉर्मेट लिखते हैं, डायल्किल ईथर या डायरिल ईथर। अब देखो CH3 और CH3 दो मिथिल ग्रुप है, डायमिथिल ईथर है ना, समझ लो दो इथिल ग्रुप है, दो इथिल ग्रुप है, तो हम नाम कैसे लिखेंगे? डाइथिल ईथर। ऑक्सीजन को दो एन-प्रोपिल ग्रुप अटैच है तो नाम कैसे लिखेंगे? डायन-प्रोपिल ईथर। ये देखो दो फिल ग्रुप अटैच है तो इसको हम नाम कैसे लिखेंगे? डायफिनिल ईथर। तो इस तरह यदि ईथर में ऑक्सीजन को दो सेम अल्किल अरिल ग्रुप अटैच रहते हैं तो ऐसे ईथर्स को हम बोलते हैं सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स। इनके कॉमन नेम हम डायल्किल ईथर या डायल ईथर फॉर्मेट में लिखते हैं। एग्जांपल्स आर डायमिथिल ईथर, डाइथिल ईथर, डायफिनिल ईथर एटसेट्रा। चलो अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। क्या डेफिनेशन? द ईथर्स इन विच the two alkyl or aryl groups attached to oxygen atom are different are called as mixed ethers। जिन ईथर्स में ऑक्सीजन को जो दो अल्किल ग्रुप अटैच है या अरिल ग्रुप अटैच है, वो यदि अल्किल ग्रुप एक दूसरे से अलग है, वो अरिल ग्रुप एक दूसरे से अलग है, ऑक्सीजन को अलग अलग अल्किल ग्रुप, अलग अलग अरिल ग्रुप अटैच रहते हैं, तो ऐसे ईथर्स को हम बोलते हैं बच्चों मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। अब नेचुरली इसमें दोनों अल्किल ग्रुप अलग अलग है तो नाम हम कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? अल्किल अल्किल ईथर। या अरिल ग्रुप है दो डिफरेंट तो अरिल अरिल ईथर इस फॉर्मेट में नाम लिखते हैं। CH3 और CH5 एक इथिल ग्रुप एक मिथिल ग्रुप है तो इन दोनों के नाम में अल्फाबेट ऑर्डर में लिखूंगा, इथिल मिथिल ईथर।
ये देखो C2H5 C6H, एक इथिल एक फिनिल, तो इसका नाम मैं कैसे लिखूंगा, इथिल फिनिल ईथर, इथिल उसके बाद थोड़ा गैप दो फिनिल, उसके बाद थोड़ा गैप दो ईथर, चिपक के नहीं लिखना है आपको। तो इस तरह से बच्चों यदि ईथर में दोनों अल्किल या अरिल ग्रुप सेम रहते, आइडेंटिकल रहते, तो सिंपल और सिमिलर ईथर्स, उनके कॉमन नेम हम लिखते हैं डायल्किल ईथर या डायल ईथर इस फॉर्मेट में। लेकिन यदि वो दो अल्किल ग्रुप या अरिल ग्रुप अलग अलग रहते हैं तो फिर हम उस ईथर को बोलते हैं मिक्स और अनसिमिलर ईथर, और उनके नाम लिखते हैं हम अल्किल अल्किल ईथर या अरिल अरिल ईथर इस फॉर्मेट में। ओके, अब देखिए बच्चों, अब अगला टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में हमारी कॉमन नेम सिस्टम ऑलरेडी होगी बच्चों। कैसे, सिंपल ईथर में दोनों अल्किल ग्रुप अलग सेम रहते हैं तो हम नाम कैसे लिखेंगे, डायल्किल ईथर। अल्किल ग्रुप रहे दो सेम तो डायल ईथर, और यदि मिक्स ईथर है यानी दो अल्किल ग्रुप अलग अलग है तो हम नाम कैसे लिखेंगे, अल्किल अल्किल ईथर। यानी दोनों अल्किल ग्रुप के नाम पहले अल्फाबेट ऑर्डर में लिखो और आखिर में क्या लिखो, ईथर लिखो। तो चलो देखते हैं, आज हम कॉमन नेम देखेंगे बच्चों, और कल हम क्या देखेंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम। IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम बहुत बढ़िया मैं पढ़ाऊंगा बच्चों, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, पूरा नीट जेईई लेवल के हिसाब से। अब देखो ये क्या है, CS3 और CS3, क्या नाम होगा इसका, डायमीथिल ईथर। क्या नाम होगा बच्चों इसका, डायमीथिल ईथर। क्या नाम होगा बच्चों इसका, डायमीथिल ईथर, ठीक है ना। तो CS3 और CS3, तो इसका नाम क्या होगा, डायमीथिल ईथर। अब देखिए CS3 और CH2CH3, इसका नाम क्या होगा, इथिल मिथिल ईथर। इथिल पहले मिथिल बाद में। CH3O CH2CH2CH3, तो इसका नाम क्या होगा, मिथिल एन प्रोपिल ईथर। CH3O CH3CH3, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, आइसोप्रोपिल मिथिल ईथर। इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपिल मिथिल ईथर। आइसो का पहले आता है ना, आइसो का पकड़ते अपन। CH3 CH2 CH2 CH3, अब देखो दो इथिल ग्रुप है तो क्या लिखेंगे, डाइथिल ईथर। CH3O CH2 CH3 CH3, तो इसका नाम क्या होगा, आइसोब्यूटिल मिथिल ईथर। आइसो का पहले आता है, मिथिल के हम बाद में आता है। फिर लीजिए CH3O CH3 CH3 CH3, एक मिथिल ग्रुप है और एक टर्शी ब्यूटिल ग्रुप है। टर्शी का टी तो पकड़ते नहीं, ब्यूटिल का भी पकड़ते बच्चों, तो ब्यूटिल का भी पहले आता है, मिथिल के हम बाद में आता है, तो इसका नाम क्या होगा, टर्शरी ब्यूटिल मिथिल ईथर। ये लीजिए CH3 CH2O CH2 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 Cl। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं, अब इसका नाम इन्होंने क्या लिखा है बच्चों, देखो CH3 CH2O CH2 CH2 Cl। अब क्लोरीन और ईथर, इसमें ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा है बच्चों, क्लोरीन और ईथर ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन अटैच है तो इसको नंबर 1 दिया, 1 2 3। अब ये पूरा जो ग्रुप हो गया बच्चों, ये वाला, ये हो गया 3 क्लोरोप्रोपिल। ये क्या हो गया, 3 क्लोरोप्रोपिल, और इथिल है। अब क्लोरो का C पहले आता है, इसलिए इन्होंने नाम कैसे लिखा, 3 क्लोरोप्रोपिल इथिल ईथर, 3 क्लोरोप्रोपिल इथिल ईथर। लेकिन यही तो दिक्कत है, आगे आगे कैसे बच्चों इन ईथर्स के कॉमन नेम लिखना मुश्किल होता है। अभी 3 क्लोरोप्रोपिल ईथर लिखा, एक्चुअली कॉमन नेम सिस्टम में नंबर यूज ही नहीं करते, लेकिन किताब में दिया हुआ है तो ठीक है, मान लेंगे थोड़ी देर के लिए 3 क्लोरोप्रोपिल इथिल ईथर। अब देखो ऑक्सीजन को मिथिल ग्रुप और फिनिल ग्रुप अटैच है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिथिल फिनिल ईथर। इसको हम क्या बोलते हैं, मिथिल फिनिल ईथर। और आपको मालूम है कि ये, इसको हम एनिसोल भी बोलते हैं बच्चों, बेंजीन पर OCH3 ग्रुप, एनिसोल प्लीजेंट स्मेलिंग ईथर। C6H5O C2H5, तो इसका नाम क्या है बच्चों, इथिल फिनिल ईथर। इसको हम फेनिटोल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, फेनिटोल भी बोलते हैं। लेकिन अब जो बच्चों सिंपल ईथर है, छोटे छोटे ईथर है, हम उनके कॉमन नेम आसानी से लिख सकते हैं। सिंपल ईथर के नाम लिखो डायल्किल ईथर फॉर्मेट में, मिक्स ईथर को लिखो अल्किल अल्किल ईथर फॉर्मेट में। लेकिन अब ये देखो, ये ईथर, ये देखो, ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है, यहाँ पे देखो बच्चों ये C2H5 ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये OC2H5 है। अब इसका कॉमन नेम लिखे नहीं पाते बच्चों हम, देखो डैश है, ये देखो, ये देखो साइक्लोहेक्सेन रिंग है, OC2H5 ग्रुप है, 2 मिथिल ग्रुप है, इसका हम कॉमन नेम लिखे नहीं पाते। मतलब जो ईथर सिंपल है, छोटे छोटे हैं, हम उनके कॉमन नेम लिख पाते बच्चों, लेकिन यदि ईथर का स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर हम उसके कॉमन नेम नहीं लिख पाते। तो ये प्रॉब्लम है बच्चों ईथर्स के बारे में।
तो इस तरह बच्चों आज हमने क्या देखा, ईथर्स की वेरियस डेफिनेशन हमने देखी, अलग अलग 5 डेफिनेशन देखी। फिर हमने देखा कि ईथर्स और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शन ग्रुप अलग अलग है, तो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। फिर हमने ईथर्स एज एन एसिडिक एजेंट यूज कर सकते हैं, वो भी हमने देखा। और हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर भी देखा, सिंपल ईथर और मिक्स ईथर। और ईथर की कॉमन नेम सिस्टम भी हमने देखी, ट्राइवल नेम सिस्टम भी बच्चों हमने देखी। तो इस तरह से ये हो गया इसके बारे में, समझ में आ गया। तो मुझे आशा है बच्चों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब कल हम देखेंगे आईयूपीएसी नॉमिनेशन सिस्टम। तब तक के लिए बाय बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड।